तो आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर 4 है। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से और नॉलेज की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉयल तैयारी केंद्र में। यहाँ हर विषय की तैयारी मिलेगी पूरी लॉयल्टी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना डर और बिना टेंशन के। और ये चैप्टर हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं और इस चैप्टर में आजादी की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो हम लोग वन बाय वन करके इस आजादी की पूरी कहानी को इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद, तो हमको सबसे पहले राष्ट्रवाद का अर्थ ही समझना है। अगर चैप्टर का आप अर्थ समझ जाते हैं तो मानो चैप्टर से रिलेटेड आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो चलिए मैं एक आता हूं खाली पेज में और आपको समझा देता हूं राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। यह है मेरा खाली पेज, इसमें मैं आपको बताता हूं राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, राष्ट्रवाद एक सोच का नाम है। राष्ट्रवाद एक सोच या फिर भावना का नाम है। तो राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच या अच्छी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर आप राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना, अच्छी सोच रखते हैं तो आप में राष्ट्रवाद वाला गुण है। और जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है उस व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। तो आपने समझ गया राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है और राष्ट्रवादी मतलब क्या होता है। अगर इसको और भी डिटेल से आपको पढ़ना है तो मैं इसी YouTube चैनल में हिस्ट्री का लेसन 1 पढ़ा दिया हूं, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। उसमें पूरा डिटेल से मैं राष्ट्रवाद के बारे में समझा चुका हूं। चलिए हम आगे अब शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो क्यों पढ़ना पड़ता है हम लोग को भारत में राष्ट्रवाद? तो भारत के लोगों में पहले राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, जिसके कारण हमारे देश में अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक राज किए। जब भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी, जब लोगों के अंदर राष्ट्र से प्रेम होने लगा, तो फिर अंग्रेज को भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो इन सभी विषयों का यहाँ पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो हम समझते हैं पहले यहाँ पे एक चीज और, जो भारत में अंग्रेज अपना शासन स्थापित कैसे किया और उसने क्या क्या रणनीति अपनाया, क्या क्या नियम रूल बनाए, जिससे यहाँ के लोगों को बुरा लगा और यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा। फिर ये लोग अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किए और अंग्रेज को अंततः फाइनली कंप्लीट रूप से भागना पड़ता है 1947 में। तो इन सभी घटनाओं को इसी चैप्टर में हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारा कंफ्यूजन आपको दूर होने वाला है। ठीक है, समझते हैं सर। तो आपको बता दूं, अंग्रेज हमारे भारत में 1600 ईस्वी में आए थे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आए थे
और ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ एक युद्ध करता है, जिसे हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और यही क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का नींव रखा गया। तो हम कह सकते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन स्थापित प्लासी का युद्ध से करता है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका है भारत में। फिर एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। यह युद्ध भारत के 3 राजा, जैसे एक राजा का नाम था मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, और एक अवध का नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला, और एक जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य का सिर्फ नाम का राजा था, असल में ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संरक्षण के तौर पर कार्य करते थे। तो ये तीनों एक साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें फिर से इन तीनों की हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। तो हम कह सकते हैं बक्सर की लड़ाई या बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत प्राप्त होता है। और 1965 में एक समझौता होता है, और इस समझौता के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 प्रांत या फिर 3 क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार, उसके बाद उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल यानी बंगाल, ये 3 क्षेत्र से दीवानी का अधिकार मिल जाता है। दीवानी का अधिकार कहने का तात्पर्य इन तीनों क्षेत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार मिल जाता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी और भी पावरफुल और भी शक्तिशाली ये अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर देता है। तो मैंने समझ गया ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज का शासन यहाँ पे स्थापित कैसे होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल बनाए भारत के लोगों के लिए, जिससे भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो इन लोगों ने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, या फिर कह सकते हैं एक विद्रोह किया था, एक क्रांति किए थे, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ये भारत के पहला क्रांति था जो आज़ादी के लिए लड़े थे, लेकिन इस क्रांति में भारतीय लोगों को सफलता नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज को इस क्रांति से इस बात का डर हो चुका था कि जो भारत के अगर सभी लोग हिंदू मुस्लिम एक होकर अगर हमारे साथ युद्ध करते हैं तो हमें हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। तो इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम था रानी विक्टोरिया। इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया। इसने घोषणा करती है 1858 में जो अब भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा, बल्कि सीधे इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया वहां पे शासन करेगी। ये बात जैसे ही भारत के लोग ने सुनता है तो ये लोगों को भी एक अचंभा होता है, जो अब ईस्ट इंडिया नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया भारत पे राज करेगी। लेकिन विक्टोरिया रानी जो थी इंग्लैंड की, उसने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिए और उसने कहने लगी जो अब हमारा यहाँ पे शासन होगा, आप लोगों को किसी भी प्रकार के समस्या का सामना
नहीं करना पड़ेगा, इतना कहना था। फिर इसका राज यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। इंग्लैंड का जो भी राजा होते थे या इंग्लैंड के जो भी रानी होती थी, वो लोगों के द्वारा 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में राज किए। अगर कहा जाए तो इंग्लैंड, अगर कहा जाए तो भारत में 1757 से 1947 तक अंग्रेज भारत में राज किए। असल में 190 साल तक भारत में अंग्रेज ने राज किए। तो अब समझते हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश ताज का मतलब इंग्लैंड के जो राजा या फिर रानी होते थे वो भारत पे राज करते थे, जिसे हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं। अब भारत पे शासन होगा, वायसराय का शासन होगा। तो ये कुछ नियम लेके आए, कुछ कानून लेके आए, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा और यहाँ के लोगों ने भी वायसराय के खिलाफ विद्रोह किए, क्रांति किए, बहुत तरह के समस्या का सामना करना पड़ा। फिर अंततः फाइनली एक दिन हमारे भारत देश को 1947 में आजादी मिलता है। तो ये सभी घटना हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को अब शुरू करता हूं। देखिए, तो मेरा हेडिंग है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे प्रारंभ हुआ? देखिए, आप लोग फिजिक्स में क्लास 9 में पढ़े हैं, फिजिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो ये लोग कुछ नियम कानून लेके आते थे और उन सभी नियम कानून के ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ के जनता को हुआ। देखिए सर, तो हम लोग यहाँ पे शुरू से पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं समझाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए सर, सबसे पहले मेरा हेडिंग है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। किन कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण, और 4 ही कारण से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक है राजनीतिक कारण, एक है सामाजिक कारण, एक है धार्मिक कारण, एक है आर्थिक कारण। इन 4 कारणों से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राजनीतिक कारण में एक आ गया लॉर्ड लिटन की नीति, जो वायसराय बनकर भारत में शासन करते थे। तो इसका एक नियम था 1848 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इस प्रेस एक्ट के तहत जो भी भारतीय प्रेस वाले थे उसको अपने स्थानीय भाषा यानी बंगाली में या फिर हिंदी में या फिर उर्दू में या अंग्रेजी छोड़ के किसी भी भाषा में अखबार छापना बिल्कुल मना था। ये था इस कानून के तहत। और जो अगर अंग्रेजी में छापता है तो उसको कुछ नहीं कहता है। तो ये इस एक्ट के तहत देसी भाषा में अखबार छापना बिल्कुल मना था। इससे यहाँ के लोगों को बुरा लगा, जो हम लोग अपने देसी भाषा में अखबार नहीं छाप सकते हैं और अंग्रेज अपने भाषा में इंग्लिश में अखबार छाप सकते हैं। तो इससे लोगों को बुरा लगा और राष्ट्रवाद की भावना यहाँ के लोगों में जगने लगा। फिर अगला पॉइंट है 1879 का आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित किया। ये कानून क्या था? आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट एक ऐसा कानून था, इस कानून के तहत कोई भी भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र यानी हथियार नहीं रख सकते हैं। अगर जो हथियार रखता है तो उसको सजा देते थे अंग्रेज की तरफ से। अंग्रेज सरकार उसे
सजा देते थे जो आप अपने पास अस्त्र या शस्त्र क्यों रखे हैं। और जबकि अंग्रेज अपने सुरक्षा के लिए अपने पास अस्त्र शस्त्र रखते थे, तो इससे भी भारतीय लोगों को बुरा लगा और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। आपको बता दूं, अस्त्र का मतलब होता है जो फेंक के हथियार चला जाता है, जैसे तीर धनुष को हम लोग अस्त्र कहेंगे। और शस्त्र मतलब हुआ जो हाथ पे पकड़ के चलाया जाता है, जैसे तलवार हो गया, उसे हम लोग शस्त्र कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अगला। ये समझ गए लॉर्ड लिटन की नीति। अब अगला देखिए, एक लॉर्ड रिपन की नीति। ये भी एक वायसराय थे। वायसराय का मतलब आप सिंपल समझ जाइए, इंग्लैंड का जो लोग भारत पे राज करते थे उसी को हम लोग वायसराय कहते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन की नीति, इसका क्या नियम था, इसने क्या रूल लेके आए, तो 1883 का इलवर्ड बिल, इसने इलवर्ड बिल लेके आया था। इलवर्ड बिल भारतीय लोगों के लिए अच्छा था। इसने कहा था, लॉर्ड रिपन ने कहा था, जो अब भारतीय जज भी इंसाफ या भारतीय जज भी सजा दे सकता है अंग्रेज को। अगर कोई अंग्रेज दोषी है तो उसको सजा सुना सकता है भारतीय जज। तो ये नियम अंग्रेजों को बुरा लगा, यूरोपियों को बुरा लगा, जो भाई अब भारतीय जज हम लोग को सजा देगा। तो अंग्रेज और यूरोप के लोगों ने इस बिल के खिलाफ विद्रोह किए। तो भारतीयों को लगा क्या, अच्छा लॉर्ड रिपन हम लोगों को बराबर में लेके आता है तो ये लोगों को बुरा लगता है, यानी हम लोगों को कभी बराबरी करना नहीं चाहता है, हमेशा ये लोग हम लोग को नीचे दबा के रखना चाहता है। इससे भी यहाँ के लोगों को राष्ट्रवादी भावना जगी। समझ गए। अब अगला देखिए, लॉर्ड कर्जन की नीति। लॉर्ड कर्जन 1999 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये नियम क्या था, कलकत्ता, यहाँ पे सर थोड़ा सा मिस्टेक है, कलकत्ता होगा, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ये ऐसा नियम था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी जो भी नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य थे उसकी संख्या को कम कर दिया गया और गैर निर्वाचित का मतलब जो चुन के नहीं आते हैं उसे बोलते हैं हम लोग गैर निर्वाचित, और जो चुन के आते हैं उसे बोलते हैं हम लोग निर्वाचित। तो जो चुन के आते थे उसकी संख्या को कम किए गए और सरकार अपने हिसाब से अपने मनपसंद का सदस्य बहाल करने लगे। तो इससे भी लोगों को बुरा लगा और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। आगे देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन। इसी लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया और दो भागों में बांट दिया। एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोग थे। और अंग्रेज को बहुत अच्छी तरीके से पता था, क्योंकि 1857 की क्रांति से उसको ये चीज सबक मिल गया था, जो हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाता है तो हम लोग को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत में अंग्रेज हमेशा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर लगभग 200 सालों तक राज किए। तो हिंदू मुस्लिम को अलग रखने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य था हिंदू मुसलमान में एकता को तोड़ना था। लेकिन जब यहाँ के लोग फिर इसका विरोध करते हैं तो
तो 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ता है। तो ये भी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण था। अगला देखिए, उसके बाद डी नंबर है डलहौजी की संरचनात्मक योजना। ये डलहौजी ने तो अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन इसका फायदा हम सब भारतीयों को भी हुआ। इसने क्या किए? इसने किए इस योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, व्यवस्थित परिवहन, संपूर्ण भारत के क्षेत्र के बीच की दूरी घटने लगी। डलहौजी ने क्या किए? देखो, डलहौजी फिर कौन था? आपको अभी मैंने बताया एक वायसराय, और एक क्या बताया? डलहौजी। मैं फिर से बता देता हूं। भारत में अंग्रेज का शासन 1757 से 1947 तक चला, लेकिन इस शासन काल को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। फिर 1858 से 1947 तक अंग्रेज के जो ताज थे, यानी ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज का मतलब इंग्लैंड के जो राजा या रानी हुआ करते थे, वो लोगों के द्वारा भारत में शासन किए जाते थे। तो 1757 से 1858 के बीच जो भी लोग भारत में शासन करते थे, उसे हम लोग जनरल गवर्नर कहते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो भी लोग, जो भी अंग्रेज भारत में शासन करते थे, उसे हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं। तो इसने क्या किया था? इसने किया था टेलीग्राफ लाइन में विकास किया था, व्यवस्थित परिवहन में विकास किया था। टेलीग्राफ लाइन क्या होता है? संदेश भेजने का एक जरिया है। जैसे पहले आप लोग जानते हैं पत्र हुआ करता था, जो एक डाक में डालते थे और डाकिया वाला उस लोगों तक वो पत्रों को पहुंचाते थे जिसको पत्र लिखा जाता था। बहुत लंबा समय लगता था, तो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए काफी समय लगता था। फिर उसके बाद आया था टेलीग्राफ लाइन। टेलीग्राफ लाइन एक तार के माध्यम से संदेश को पहुंचाया जाता था। तार में ना ऑडियो होता था, ना वीडियो होता था, बल्कि एक कोड होता था। उस कोड के माध्यम से संदेश को भेजा जाता था। टेलीग्राफ लाइन के बाद आया टेलीफोन, जिसमें उसमें भी तार होते थे, लेकिन उसमें ऑडियो होता था, लोग बात भी कर सकते थे। अभी तो आ गया इंटरनेट, जिसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इस सब है संदेश भेजने का जरिया। व्यवस्थित परिवहन, सड़क व्यवस्था ठीक ठाक किए, रेल परिवहन में सुधार किए, जिसके कारण लोग, भारत के लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम समय में पहुंचने लगे और राष्ट्रवादी संदेश को भी बहुत तेजी से फैलाने लगे। तो ये भी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना था। अगला देखिए, अगला है अंग्रेजी शिक्षा नीति। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा नीति से मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राजक्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। यानी भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा नीति लेके आया, जब भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिला, मौका मिला, थोड़ा सा मिला था, पूरा नहीं मिला था। लेकिन भारत के लोगों को थोड़ा मिलता है तो इसको संतुष्टि नहीं मिलता, इसको पूरा चाहिए। थोड़ा पढ़ाया था इसलिए ताकि हमारे जो दफ्तर में लोग काम करेंगे तो कैसे बुलाऊंगा, कम हियर, तो समझेगा नहीं, उसको तो हिंदी वो लोग को आता था नहीं। थोड़ा बहुत इंग्लिश सिखा दिया ताकि मैं अगर बुलाऊं उसको तो आसानी से वो समझे और हमारा काम को आसानी से वो लोग कर सके। लेकिन थोड़ा पढ़ाया कि भारतीय ने पूरा पढ़ लिया और पूरा पढ़ के
सबसे पहले भारत में अंग्रेजी पढ़ने वाला था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय सबसे पहला अंग्रेजी पढ़ के पता सती प्रथा वो क्या किया था है, आप जानते हैं सती प्रथा का मतलब होता है जो महिला का पति मर जाते थे तो उस मृत पति के चिता में उस महिला को भी जबरदस्ती मार दिया जाता था। अगर उस महिला को इच्छा नहीं भी होती थी मरने का, उस पर भी जबरदस्ती उस चिता में धकेल के उसको जिंदा जला दिया जाता था। इसी को बोलते हैं हम लोग सती प्रथा। तो इस सती प्रथा को अंत किए थे राजा राम मोहन राय। तो अंग्रेजी शिक्षा से क्या क्या लोग समझे, तो सबसे पहले तो समझा मानवतावाद। मानवतावाद मतलब इंसानियत क्या होता है, लोगों का दुख दर्द को समझा। अंग्रेजी का पुस्तक पढ़ते थे, उसमें सारा चीज लिखा होता था। उसके बाद व्यक्तिवाद भी समझा। व्यक्तिवाद मतलब एक इंसान का, एक व्यक्ति का क्या आजादी होता है, उसको स्वतंत्रता, उसका क्या अधिकार है, ये सब चीज जानने लगे। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा से यूरोपीय पुनर्जागरण भी जानने लगे। उसके बाद फ्रांस की राज क्रांति को भी जानने लगे। फ्रांस में कैसे कैसे क्रांति हुआ, फ्रांस आजादी के लिए क्या क्या किए, ठीक है ना, ये सब को जानने लगे। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के लोग आजादी के लिए कौन कौन से रणनीति अपनाए, इसको पढ़ा। अंग्रेजी में लिखा हुआ पुस्तक आते थे, उसको पढ़ने के बाद ये सब चीज जानने लगे। तो ये लोग के अंदर भी एक तरीके से उम्मीद जगी, जो हम लोग भी लड़ सकते हैं अंग्रेज से और अंग्रेज को यहाँ से भगा सकते हैं। तो इससे भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब आगे देखिए, तो अब तक हम लोग क्या समझे, अब तक हम लोग समझे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में कुछ डलहौजी का, उसके बाद लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड रिटन का, इस लॉर्ड कर्जन का। अब आते हैं हम लोग आर्थिक कारण। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है सर, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आर्थिक कारण क्या था, कुटीर उद्योग बंद हो गए। हमारे भारत में जो छोटे मोटे उद्योग थे, जो परिवार के सदस्य मिलकर चलाते थे, उस सब उद्योग बंद होने लगे। बंद होने का रीजन था अंग्रेज अपना यहाँ पे उद्योग स्थापित कर दिए थे भारत में, जबकि मशीन से बनता था, कम समय में अधिक सामान बनाते थे और अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े बनते थे। तो यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने भी अंग्रेज के बनाया हुआ कपड़ा खरीदते थे, क्योंकि सस्ते मिलते थे और अच्छे भी मिलते थे। और भारत का जो कुटीर उद्योग था, वहां से जो कपड़े मिलते थे वो कपड़े महंगे भी होते थे और अच्छे दिखने में नहीं होते थे, जिसके कारण यहाँ का कपड़ा, भारत के जो कुटीर उद्योग थे, उन लोगों से कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, बहुत कम बिकते थे, जिसके कारण कुटीर उद्योग बंद होने लगे। और कुटीर उद्योग का जो मालिक था वो एक तरीके से क्या बन गए, नौकर बन गए। किसका, अंग्रेज का जो कंपनी, अंग्रेज का जो फैक्ट्री था यहाँ पे भारत में, उसमें मजबूरी में काम करने के लिए वो लोग क्या हो गए, विवश हो गए। अब आगे देखिए, अधिकतम भू राजस्व एकत्र करना। अंग्रेज अधिक से अधिक हमारे भारत के लोगों से भू राजस्व यानी लगान, टैक्स वसूलते थे। ये भी एक कारण था। भारत में कच्चा माल कम कीमत देकर खरीदते थे। भारत में कच्चा माल कम कीमत देकर के भारतीयों से खरीदते थे। 1882 में सूती वस्त्र से आयात कर हटा लिया गया। आयात कर मतलब क्या होता है, जब अपना देश में कोई दूसरा देश का सामान आता है उसे हम आयात कहते हैं। जब आयात होता है तो उस देश को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अंग्रेज सरकार जो थे, इंग्लैंड से जो कपड़ा भारत में आते थे, तो उस कपड़ा यानी वो सामान, जो भी सामान आते थे भारत में, वो लोग से टैक्स नहीं लेते थे, जिसके कारण इंग्लैंड के लोग अच्छे मुनाफा भारत में कमा लेते थे। और भारत के लोग का जो कपड़ा होता था, भारत के द्वारा जो बनाया हुआ सामान होता था,
ये अधिक दामों पे बिकने के वजह से यहाँ का सामान नहीं बिकता था ज्यादा, जिसके कारण आप कह सकते हो यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा हालात खराब हो गया और राष्ट्रवादी भावना जगने लगी। तो ये था आर्थिक कारण। अब आगे समझते हम लोग, अगला स्लाइड है। अब होगा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण में था अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हैत दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सभ्य इंसान मानते थे और अंग्रेज ये कहते थे हम लोग को भगवान ईश्वर ने तुम लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा है, आप लोग असभ्य हो। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते थे। रेलगाड़ियों में, क्लबों में, सड़कों पर, होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। रेलगाड़ियों में भी, और रेलगाड़ी का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका का यात्रा के लिए गए थे, उसका फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी वहां से उसको निकाल दिए गए थे। उसके बाद क्लबों में उसका अपमान होता था भारतीयों का। क्लब का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के कुछ खेलते हैं या फिर बैठ के बातचीत करते हैं, उसे क्लब कहते हैं। जैसे स्पोर्ट क्लब होता है, सोशल क्लब होता है, समाज के लोग बैठते हैं, सोशल क्लब कहते हैं। खिलाड़ी सब एक जगह जमा होकर के जो खेल खेलते हैं उसे हम लोग स्पोर्ट क्लब कहते हैं। तो बहुत तरह के क्लब होते हैं। उसके बाद सड़कों पर भी भारतीयों का अपमान होने लगा, होटलों में भी उसका अपमान होने लगा। इस तरीके से ये लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगी। उसके बाद ऊंचे ऊंचे पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। जो भी बड़े बड़े जो पद थे वो अंग्रेजों को बहाल करते थे और भारतीयों को बहाल नहीं करते थे। भारतीयों को छोटे मोटे नौकरी मिलता था। इससे भी भारत के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगी। तो ये था आपका सामाजिक कारण। एक बच गया धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण यहाँ पे नहीं लिखा हूं, आपको मैं बता देता हूं धार्मिक कारण क्या था। देखिए, धार्मिक कारण ये हो जाएगा सर, जो ईसाई मिशनरी थे। ईसाई मिशनरी कौन थे? यानी अंग्रेज, वो अंग्रेज जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उसे हम लोग ईसाई मिशनरी कहते हैं। ईसाई मिशनरी कहते हैं। तो ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे। सभी लोगों को बोलते थे आप ईसाई धर्म में आ जाओ, ईसाई धर्म कबूल कर लो, ईसाई धर्म सबसे अच्छा धर्म है। तो यहाँ के लोगों को बुरा लगा जो हम लोग के धर्म का ये लोग अपमान करता है। देखिए, अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, मुसलमान अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन इस तरह से प्रचार करना गलत है जो सिर्फ हमारा धर्म ही अच्छा है बाकी सब धर्म गलत है। इस तरह के प्रचार करना मना है। ठीक है? तो ये जो ईसाई धर्म के लोग थे, जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, वो लोग इसी तरह शब्द का इस्तेमाल करते थे जो बस ईसाई धर्म ही सबसे अच्छा है बाकी सब धर्म बेकार है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को, कुछ धार्मिक लोगों को बुरा लगा और भारत में राष्ट्रवादी भावना और भड़क गई। तो इन सभी कारणों से भारत के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगी। ठीक है सर? तो ये मैंने आज ये समझा जो भारत के लोगों में राष्ट्रवादी भावना कैसे जगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे कीजिए और फटाफट एक एक स्लाइड को, वीडियो को रोक रोक के इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आया
तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इसको सुधार करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।